नमस्कार किसान भाइयों, आज मैं झांसी के कृषि दर्शन एवं आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र में उपस्थित हूँ। हमारे साथ डॉक्टर विनोद कुमार सचान जी हैं, जो राजकीय कृषि विद्यालय चरीगांव के प्राचार्य भी रहे हैं, अभी सेवानिवृत्त हुए हैं और प्राकृतिक खेती पर काफ़ी इन्होंने शोध किया है। मेरी जिज्ञासा थी, मैं पवन कुमार मिश्र देवरिया ज़िले से बीजेपी किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष हूँ। मेरी जिज्ञासा थी कि मैं डॉक्टर साहब के इस आध्यात्मिक शिक्षा केंद्र में आकर के इनके द्वारा प्राकृतिक खेती पर किए जा रहे शोध को देखूं, समझूं, जानूं। तो आज मैं अपने किसान मोर्चा के साथियों के साथ यहाँ झांसी में उपस्थित हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे यह प्रश्न करना चाहता हूँ कि जो प्राकृतिक खेती में हम लोग जो सुनते आते हैं कि गाय के गोबर, गौ के मूत्र, इन सब को हम इससे जीवामृत बनाएं और उसको अपने खेती में उपयोग करें, तो क्या यह किस प्रकार से मतलब संभव है कि नहीं है? और आपने जो बताया ये अभी दूसरे तरीके से जो है, तो इसका क्या आप एक बताएं इसका कि किस तरीके से हम लोग जो है गाय के गोबर से ही कर सकते हैं कि ये जो तरीका आपने बताया है यह भी तरीका कारगर है? देखो, गाय मेरी माता थी, है, रहेगी जी। और मैं विश्वास के साथ अगर कोई आदमी इतिहास पढ़े तो जिस समय हमारे देश में बैलों से खेती होती थी, एक गाना था कि बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोसों दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। तो मित्र, जब हमारे देश में बैल आधारित खेती होती थी तो ये देश पुरोहित राष्ट्र था। इस देश को सोने की चिड़िया वाला देश कहा जाता था। इस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज जैसे मोदी जी छठी से पाँचवीं से चौथी अर्थव्यवस्था में लाने में कामयाब हुए, अभी मुझे फर्स्ट पावदान पर आने के लिए अभी 2 दशक लगेंगे। लेकिन हम तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। कब थे? जब इस देश के लोग खेती को मां मानते थे, खेती को पवित्र भाव से करते थे। अब क्या हुआ? 47 के बाद जब आज़ाद हुआ देश, तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने के कार्यकाल में ये हुआ कि खाद्यान्न की बहुत कमी है। आप कल्पना करना, 1950 के दशक के ठीक 250 साल पहले आप सोने की चिड़िया थे, पुरोहित राष्ट्र थे, दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। फिर 1947 में ऐसा क्या हुआ कि हमारे पास खाने का सामान नहीं था, तो शास्त्री जी ने अपील किया कृषि नीतियों से, वैज्ञानिकों से, अधिकारियों से कि भाई एनी हाउ खाद्यान्न उत्पादन में हमें आत्मनिर्भर बनना है। तो देखिए, आप सत्य मैं बोलता हूँ, उस समय जो सिस्टम में लोग थे उनको एक अवसर मिला और अंग्रेज अभी अभी गए थे, अंग्रेजों से संबंध थे, तो उधर से पाश्चात्य संस्कृति से, दूसरे देशों से हमको गेहूं आयात करना पड़ा। फिर गेहूं की रोटी अच्छी लगी, धीरज से उन्होंने इस देश के किसानों को गेहूं चपका दिया। वैज्ञानिकों ने भी सोचा गेहूं की पैदावार चूंकि ज़्यादा है तो जल्दी अचीवमेंट मिल जाएगा। उन्होंने अपनी धरती माँ को, अपने संसाधनों का अध्ययन नहीं किया। उन्होंने ये भी नहीं समझा कि 17वीं शताब्दी में मैं आत्मनिर्भर क्यों था, खाद्यान्न प्रचुर मात्रा में क्यों था, आज कम क्यों नहीं है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो उनको पता चल जाता कि यार, खेती 50 के दशक में खेती में 6 करोड़ हेक्टेयर में करता था और 17वीं शताब्दी में पूरे 12 करोड़ हेक्टेयर में खेती करता था। एक तो खेती का रकबा डाउन हो गया था। कारण क्या था? अंग्रेज़ों की पॉलिसी, जो टैक्स की पॉलिसी थी। किसान को टैक्स इतना ज़्यादा देना पड़ता था कि उसको खेती में कोई फ़ायदा नहीं था। तो जो 50 बीघा ज़मीन पे जोतता था, उसने बेचारे ने 20 बीघा ज़मीन में खेती करना शुरू किया। अंग्रेज़ों की पॉलिसी ये थी कि उनको बीफ बहुत अच्छा लगता था, गऊ का मांस। इसलिए उनका एजेंडा था कि ऐसी पॉलिसी चलाओ कि यहाँ लोग खेती का रकबा घटा दें तो बैल बेचेंगे। जिसको 2 जोड़ी बैल की ज़रूरत है फिर क्यों खिलाएगा, हमको बीफ मिल जाएगा, मांस मिल जाएगा। इसी पॉलिसी को निरंतर आगे बढ़ाते चले गए आज़ादी के बाद से अब तक के मेरे सिस्टम के लोग।
ट्रैक्टर को प्रमोट किया, मैकेनाइजेशन को प्रमोट किया, गेहूं धान का रकबा बढ़ाया, ज़मीन के नीचे का पानी लूटा। आज जब पता चल गया कि मेरा भोजन खराब है, मेरी धरती अनफर्टाइल हो रही है और नेचुरल फार्मिंग करना चाहिए, तो नेचुरल फार्मिंग कहीं किसान शुरू ना कर दे। वास्तव में नेचुरल फार्मिंग का किसान जान गया और शुरू कर दी, तो ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री मैंने खड़ी की, इनका क्या होगा? तो वो इंडस्ट्रियलिस्ट डर रहा है, तो उन्होंने अपने कुछ एजेंट तैयार किए कि तुम नेचुरल फार्मिंग की, चूंकि नीतियां चाहती हैं नेचुरल फार्मिंग हो, लेकिन वो जो सिस्टम है जो नेचुरल फार्मिंग की डिजाइनिंग करने वाला, वो उनकी गिरफ्त में कि तुम नेचुरल फार्मिंग, तुम्हारे मिनिस्टर लोग कह रहे हैं नेचुरल फार्मिंग शुरू करो, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो यार कि तुम्हारी पीठ थपथपाई जाए, लेकिन ये संभव ना हो पाए। उन लोगों का एजेंडा है कि गौमूत्र डालिए, गोबर डालिए, यानी गाय का नाम आ गया ना। अब गाय का नाम आ गया तो सारे जो गौ प्रेमी हैं वो भी खुश हैं कि नहीं नहीं देखो गाय का नाम आ रहा है इसमें, गौ आधारित प्राकृतिक खेती। मित्र, ये साइंस का विषय है। साइंस का विषय है कि गाय के गोबर में जो जीवाणु हैं वो धरती में अब किसी काम के नहीं रहेगा। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट क्या है मेरा ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए कि नेचुरल फार्मिंग करके मुझे अचीवमेंट क्या करना है। तो अचीवमेंट ये करना है कि कास्ट ऑफ कल्टीवेशन डिक्रीज करनी है, किसान की जो लागत लग रही है उसको घटाना है, जो हमारे भोजन का स्वाद खत्म हो गया वो स्वाद को वापस लाना है, जो भोजन की पौष्टिकता खराब हो गई उस पौष्टिकता को सुधारना है। ऑब्जेक्ट तो यही है ना। तो हमको ऑब्जेक्ट की ओर बढ़ना है। अभी ऑब्जेक्ट मेरा गौ आधारित खेती है। गौ आधारित खेती कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ऑब्जेक्ट ये है कि जिस जमीन में मैं खेती करता हूँ उस जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाना है, उसमें ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाना है। आज भी देश का कोई वैज्ञानिक, मैं तो दावे के साथ कहता हूँ, आप सोशल मीडिया खंगाल लीजिए, कहीं से ये आवाज़ नहीं आती नेचुरल फार्मिंग में कि भाई ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा बढ़ाना है। चूंकि सारा सिस्टम जानता है कि ये सत्य अब भी छुपाए रखो। गौमूत्र की बात करो, हींग की बात करो, फिटकरी की बात करो, खली डालने की बात करो। अभी सोशल मीडिया में लोग खली डलवा रहे हैं ज़मीन में। खली अब ये प्राकृतिक है कि अप्राकृतिक? खली किसका भोजन है? खली पर अधिकार है दुधारू पशुओं का। दुधारू पशुओं को खली दीजिए, जब वो गोबर कर दे तो गोबर खेत में ले जाइए। अभी तो हमने दुधारू पशुओं से खली बाईपास कर दिया कि खली डालिए 1 कुंटल 1 एकड़ में, पैदावार बढ़ेगी। तो ये अप्राकृतिक है। प्राकृतिक क्या है, अप्राकृतिक क्या है, किसान को और सिस्टम को ठीक से समझने की जरूरत है। तो ये जो मेरा जीवामृत है ये शुद्ध जंगल की मिट्टी का बैक्टीरिया है। अब इसमें ट्राइकोडर्मा, अभी यानी वैज्ञानिक जिन 15-16 माइक्रोब्स के नाम लेते हैं वो भी हैं, और अभी जिनको वैज्ञानिक जान नहीं पाए लाखों, वो भी हैं। पूरी की पूरी परमात्मा की माया है इस जीवामृत में, क्योंकि जंगल से लाया गया है। इसके प्रयोग के बाद मैं दावे के साथ जितने 4-5-6 लाख किसान जो जुड़े हैं ना, उन्होंने फर्टिलाइजर बंद कर दिए, बीमारियां उनके फसलों से ख़त्म हो गई, इंसेक्ट का अटैक बहुत कम हो गया, सब कुछ बंद हो गया, लागत कम हो गई, पैदावारी घटी नहीं, और भोजन में स्वाद आ गया, भोजन की पौष्टिकता बढ़ गई। रीजन क्या है? जमीन जिंदा होने लगी। प्राकृतिक खेती में हमें जमीन को ही जिंदा करना है, बस बकाया काम धरती माता खुद कर लेगी। और कोई प्रश्न जैसे प्राकृतिक खेती का जो हल्ला मचा है, वो हमको लग रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार का भी काफ़ी रोल है। ये आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? चूँकि मैं बीजेपी का वर्कर हूँ, इस नाते आपसे मैं भी पहले से, जैसे मैं भी लगभग 15 वर्षों से राजनीति में हूँ, तो जितना तेज़ी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इस विषय पर जो है फोकस हुआ है, लेकिन आपका कहना है कि वह विषय थोड़ा सा दूसरे तरीके से किसान भाइयों को समझाना होगा जो उनके लिए भी आसान हो। देखिए, आपको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज के 9-10 साल पहले लाल किले की प्राचीर से मैं भाषण सुन रहा था। उनको पीड़ा थी कि मेरी ज़मीन खराब हो रही है, तो उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा था, अब मैं अपनी धरती माता को केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल पेस्टिसाइड डाल के और अधिक खराब नहीं होने दूंगा। उनका विचार, उनका भाव बिल्कुल पवित्र।
उत्तर प्रदेश में योगी जी भी कहते हैं, उनका भाव विचार बिल्कुल पवित्र है, कोई मिलावट नहीं है, वहाँ कोई मिलावट नहीं। लेकिन जिस सिस्टम को ये काम करना है, सरकारी सिस्टम है, एग्रीकल्चर के अधिकारी, एग्रीकल्चर के वैज्ञानिक, तो मोदी जी ने कहा, योगी जी ने कहा कि भाई ऐसा करो। तो अब ईमानदारी निष्ठा मेरी है कि मैं विशुद्ध रूप से साइंटिफिक तरीके से हम प्राकृतिक खेती को कैसे अचीव करेंगे, इस पर मुझे विचार करना चाहिए। तो सिस्टम क्या करता है? सिस्टम तो हमेशा से यही काम करता है कि एक बड़े आदमी ने कोई विचार प्रकट किया, विचार उसका बिल्कुल पवित्र है, बिल्कुल सात्विक है, लेकिन सिस्टम ने पलीना लगाया उसको कि साहब ऐसा कर देंगे तो हो जाएगा। तो आप, चूँकि सिस्टम में क्या होता है कि कोई फाइल पत्रावली कहाँ चलती, टेक्निकल अप्रूवल तो चाहिए ना। जैसे कोरोना आया तो मोदी जी ने मेडिकल के जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं से सलाह लिया है ना कोवैक्सीन बनाने के लिए। अब उनकी ऑनेस्टी थी कि उसको कितना सही अंजाम तक ले जाते। एक प्रधानमंत्री तो अपील कर सकता है ना। तो ये हम लोगों की ड्यूटी है कि अगर योगी जी चाह रहे हैं, मोदी जी चाह रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है धरती माता के लिए कि हम उनके कहे अनुसार उस मंजिल को कैसे अचीव करें। ये दिक्कत है ना, सिस्टम में समस्या है, सिस्टम में समस्या है। अभी जैसे इसी चीज़ को, यही जो गौ आधारित प्राकृतिक खेती है, आज के ठीक 6 साल पहले तक, जब तक पालेकर जी यही बोलते थे, तो देश के किसी यूनिवर्सिटी में, किसी केवीके में कोई साइंटिस्ट उनकी बात को नहीं मानता था। क्या कहते थे? अरे यार वो तो ऐसे ही है। आज जब इसी गौ आधारित प्राकृतिक खेती को सरकारी सिस्टम ले आया गया, तो हर यूनिवर्सिटी, हर केवीके में जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, 10 प्राणीयार्क, नीमास, अग्न्यास, ब्रह्मास के ड्रम रखे हुए हैं डिस्प्ले के लिए कि कोई विधायक, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई कमिश्नर आएगा तो हम दिखाएंगे सर आपकी मुहिम में मैं भी शामिल हूँ। मेरी तो बात होती है ना कि पार्टनर, आज के 6 साल पहले आप ये नहीं कर रहे थे, अब क्यों कर रहे हैं? बोले अब क्या करें, मजबूरी है सिस्टम में। तो मजबूर नहीं बनना हमको। अगर बड़ा नेता भी कोई धोखे से ऐसी बात बोल देता है जो वाजिब नहीं है, तो मेरा फर्ज बनता है उसको सही ढंग कि उसको सही ढंग से प्रस्तुत किया जाए। तो बस मैं इतना ही कर रहा हूँ, और शायद इसीलिए मेरे साथ किसान जुड़ते चले जा रहे हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बड़ा अच्छा लगा। और निश्चित रूप से मैं भी आपके इस मुहिम में जुड़ करके अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। आगे से जो भी किसान गोष्ठियाँ होंगी, हम लोगों को जाने का अवसर मिलता है, मैं इस बात को भी रखूँगा, क्योंकि वहाँ सरकार के भी लोग होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, कि इस विषय को सही ढंग से किसानों के बीच में रखा जाए, जिससे किसान परेशान होने की बजाय आनंदित होकर के इसको प्रयोग में ले आए। बिल्कुल अवश्य आनंद। जैसे अभी भ्रम फैलाया गया ना, सारे देश में एक भ्रम है, और ये जो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने वाले हैं वो खुद कहते हैं कि एक प्राकृतिक खेती जब करेंगे तो देखो कुछ ना कुछ पैदावार 2-3 साल तो घटेगी। मैं विनोद कुमार चांद कहता हूँ, प्राकृतिक खेती को अगर समझ से किया जाएगा, समझ के साथ, तो पैदावार पहली साल से ही बढ़ेगी। पैदावार घटने का कोई प्रश्न ही नहीं। जब आप धरती माता की सेवा करने लगे, उसमें कार्बन ऐड करने लगे, उसके जीवाणु वापस कर दिए, तो धरती माँ जब स्वस्थ होगी तो पैदावार घटने का कौन सा रीजन है भाई? नहीं है। ठीक है ना। तो माँ जब संपन्न होगी तो हर चीज़ अपने आप हो जाएगी। नमस्कार। नमस्कार।